मेरे ही बेटे ने मेरे फ़ोन में एक ट्रैकर ऐप डाल दिया है। वो मेरी हर हरकत, मेरे हर कदम पर नज़र रख रहा था। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, बाजार में कितनी देर रुकती हूँ, बैंक में कितना समय बिताती हूँ, सब कुछ उसके फ़ोन में स्क्रीन पर एक डिजिटल बिंदु की तरह चमक रहा था। जब मैंने उस जासूसी ऐप को अपने ही फ़ोन की सेटिंग में गहराई से छिपा हुआ देखा तो मेरा खून जम गया। उस पल में रोई नहीं, मेरी आंखों से अविश्वास का एक आंसू तक नहीं गिरा। बस मेरे सीने में एक अजीब सी सुन कर देने वाली ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर बर्फ का एक भारी टुकड़ा रख दिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, ना कोई चीख पुकार मचाई, ना रोहन को फोन करके अपना दुखड़ा रोया। मैं चुपचाप अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठी रही, उस छोटी सी खीन को घूरती हुई जो मेरी ममता की मौत का सबसे बड़ा सबूत थी। फिर मैंने वही किया जो शायद कोई भी आम माँ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैंने अपनी भावनाओं को एक किनारे रखा और चुपचाप वही ट्रैकर ऐप अपनी बहू के फोन में इंस्टॉल कर दिया। 3 दिन बाद जो लोकेशन मेरे सामने आई उसे देखकर मेरे बेटे का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन उस भयानक दिन तक पहुंचने से पहले आपको यह जानना होगा कि मेरे अपने ही खून ने मेरे खिलाफ यह जाल कैसे बुना। मेरा नाम सविता देशमुख है, उम्र 62 साल। मैं पुणे के कोथरूड इलाके में एक पुरानी लेकिन बेहद मजबूत और सम्मानित सोसाइटी में रहती हूँ। मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ। 35 सालों तक मैंने बच्चों को साहित्य और जीवन के मूल्य पढ़ाए हैं। 15 साल पहले जब मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हुआ था, तब मेरी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने उसूलों, अपनी मेहनत और अपनी पेंशन का दम पर अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया। मेरी सुबह आज भी 5:30 बजे शुरू होती है। सबसे पहले मैं नहा धोकर अपनी बालकनी में रखी तुलसी को जल चढ़ाती हूँ। फिर रसोई में जाकर अपने लिए अदरक और इलायची वाली कड़क चाय बनाती हूँ। चाय की उस खुशबू में और उस काला अखबार के पन्नों में मुझे अपनी एक आज़ाद, सुकून भरी और आत्मनिर्भर जिंदगी का एहसास होता है। मेरे पास पति की छोड़ी हुई कुछ फिक्स डिपॉजिट है और यह 3 कमरों का पुश्तैनी घर है जिसकी कीमत आज के समय में करोड़ों में है। मैंने कभी अपने बेटे से एक की भी उम्मीद नहीं की। सोसाइटी के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब्जी वाले से लेकर सोसाइटी के वॉचमैन तक सब मुझे सविता ताई कहकर बुलाते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही पारदर्शी और शांत थी। मुझे हमेशा इस बात का गर्व था कि मैंने अकेले संघर्ष करके एक बहुत ही संस्कारी और समझदार बेटे को बड़ा किया है। मैंने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ उसे उच्च शिक्षा और उसे करियर के लिए बिना किसी शिकायत के कुर्बान कर दी थी। रोहन, मेरे बेटे का नाम रोहन है। 32 साल का मेरा रोहन, जो अब हिजेवाड़ी की एक मल्टीनेशनल IT कंपनी में सीनियर मैनेजर है। एक वक्त था जब रोहन मेरे बिना अपने दिन की शुरुआत भी नहीं कर सकता था। जब वह स्कूल और कॉलेज में था तो घर आते ही दरवाजे से सबसे पहले आवाज़ लगाता था, आई, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है। उसकी वह आवाज़ मेरे पूरे घर में सन्नाटों को खुशियों से भर देती थी। वह मेरा अभिमान था, मेरी दुनिया का इकलौता केंद्र था। लेकिन फिर 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में नेहा आई और मेरी दुनिया धीरे धीरे खिसकने लगी। नेहा एक बहुत ही मॉडर्न, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी इंटीरियर डिजाइन है। जब रोहन पहली बार उसे मुझसे मिलाने लाया था, वो बहुत मीठा बोलती थी। उसने मेरे पैर छुए थे, मेरे बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि वह इस घर को हमेशा जोड़कर रखेगी। मैं बहुत खुश थी, शादी के बाद यह सोचकर कि नए जोड़े को अपनी निजता चाहिए। मैंने ही उन्हें अपने पैसों से हिजेवाड़ी के पास एक आलीशान फ्लैट का डाउन पेमेंट भरने में मदद की थी। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन फिर चीज़ें बहुत ही ठंडे और सुनियोजित तरीके से बदलने लगी। रोहन का मेरे घर का आना कम होने लगा। जो बेटा मुझे ऑफिस से लौटते वक्त रोज फ़ोन करता था, उसका फ़ोन अब सिर्फ रविवार की सुबह एक रस्मी बातचीत के लिए आने लगा। हमारी मुलाकात तो अब किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट जैसी हो गई थी। पहले से तय की हुई, समय की पाबंदी वाली और भावनाओं से पूरी तरह खाली। नेहा जब भी मेरे घर आती, उसके चेहरे पर एक बहुत ही सर्दी हुई बनावटी मुस्कान होती थी। वह मेरी घर की पुरानी चीज़ों को, मेरे साधारण रहन सहन को बहुत ही तिरस्कार भरी नज़रों से देखती थी। हालांकि वह कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती थी। उसके बाद हमेशा शब्दों की चाशनी में लपेटे होते थे। मेरे खिलाफ उनका यह षड्यंत्र, यह मानसिक खेल तब शुरू हुआ जब उन्होंने बहुत ही चालाकी से मेरे दिमाग और मेरी याददाश्त पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी यह मनहूस दिन याद है। पिछले महीने का ही एक रविवार था। मैंने रोहन की पसंद की पूरन पोली और आमटी बनाई थी।
वे दोनों दोपहर के खाने पर आए थे। घर का माहौल पहले से ही कुछ भारी था। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही खाना परोसते समय नेहा ने अचानक एक गहरी सांस ली और बहुत ही चिंता जताते हुए कहा, आई, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने गैस का बर्नर खुला छोड़ दिया था। शुक्र है मैं उस दिन अचानक आ गई थी, वरना पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती थी। मैंने ठिठक गई। मेरे हाथ में पकड़ी हुई चम्मच वहीं रुक गई। मैंने हैरान होकर कहा, नेहा तुम क्या कह रही हो? मैंने कोई गैस खुली नहीं छोड़ी थी और तुम तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ आई नहीं हो। रोहन ने तुरंत अपनी प्लेट से नजर उठाई और मुझे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी भूल कर रही हूँ या शायद मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। आई, रोहन ने बहुत ही गंभीर, लगभग एक डॉक्टर जैसी आवाज में कहा, नेहा सच कह रही है, आप आजकल चीजें बहुत भूलने लगी है। आपको याद नहीं रहता, कल भी आपने मुझे फोन करके कहा था कि आप बैंक जा रही है और पासबुक नहीं मिल रही, जबकि कल तो दूसरा शनिवार था, बैंक बंद था। मेरा सिर चकराने लगा, मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। मैंने रोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, रोहन बेटा मुझे सब याद रहता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो। मैंने कल तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। लेकिन नेहा ने धीरे से टेबल के ऊपर से रोहन का हाथ पकड़ा और एक बहुत ही नकली जहरीली सहानुभूति स्वर में बोली, रोहन उम्र के साथ ऐसा होता है, हमें आई पर गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि उनका ध्यान रखना चाहिए। वो इतने बड़े घर में अकेले रहती है, कल को कोई बात हो गई तो हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरे ही पुश्तैनी घर में, मेरी ही डाइनिंग टेबल पर मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुझे झूठा, भ्रमित और दिमाग से कमजोर साबित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, यह एक सोची समझी रणनीति थी। मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी। जाते समय जब मैं दरवाजे पर खड़ी थी, रोहन ने बहुत ही सहजता से मेरा फोन मांगा। आई, आपका फोन बहुत पुराना हो गया है और हैक कर रहा है, लाइए मैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता हूँ। इसमें एक नया सिक्योरिटी फीचर भी डाल देता हूँ ताकि अगर कभी फ़ोन खो जाए या आप कभी रास्ता भूल जाए तो हम आपको ढूंढ सके। मैंने एक माँ की तरह अपने खून पर भरोसा करते हुए बिना कुछ सोचे अपना फ़ोन अपने बेटे के हाथ में दे दिया। मुझे क्या पता था कि वह मेरे फ़ोन में मेरी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मेरी आज़ादी को कैद करने के लिए एक ट्रैकर ऐप डाल रहा था। जब वे चले गए तो मैं अपने पुराने सोफे पर बैठी रही। घर में एक डरावना सन्नाटा था। एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, उसे चलना सिखाती है और वही बेटा एक दिन अपनी पत्नी के इशारों पर अपनी माँ को ही मानसिक रूप से बीमार साबित करने पर तुल जाता है। यह अपमान इतना गहरा था कि इसने मेरे अंदर की माँ को मार दिया और एक सतर्क और औरत जन्म दिया। अगर आप मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं और अगर आप भी एक माँ है या कोई ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और बदले में सिर्फ धोखा और तिरस्कार पाया, तो आप मेरी इस घुटन को समझ सकते हैं। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह आज के समय में बहुत से घरों की 4 दीवारों के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई है। अगर आपको मेरी यह कहानी और मेरा यह दर्द सच्चा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। आपके एक कमेंट से मुझे हिम्मत मिलेगी कि इस स्वार्थी दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि जो मैंने अपनी बहू के साथ किया और जो सच्चाई 3 दिन बाद सामने आई उसने मेरे बेटे के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उस रविवार के बाद से मेरे घर की हवा की जैसे बदल गई थी। रोहन और नेहा के जाने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन वापस अपने हाथ में लिया तो मुझे उसमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ बहुत ही बारीक लेकिन डरावने बदलाव मेरी रोज़मर्रा जिंदगी में घुसपैठ करने लगे। मेरा फ़ोन, जिसे मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 बार चार्ज करती थी, अब दोपहर होते ही पूरी तरह से डिस्चार्ज होने लगा था। जब भी मैं उसे छूती तो पीछे से हल्का गर्म रहता था, जैसे उसके अंदर कोई मशीन लगातार काम कर रही हो। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब मंगलवार की सुबह मैं अपनी चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही थी और मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर एक बैंक का SMS फ्लैश हुआ। इससे पहले कि मैं उस मैसेज को खोलकर पढ़ पाती, वो नोटिफिकेशन अपने आप ही स्क्रीन से गायब हो गया। मैंने घबराकर इनबॉक्स खोला। वो मेरे बैंक से आया एक अलर्ट था
जिससे लिखा था कि एक नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करने की एक असफल कोशिश की गई है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं तकनीकी के मामले में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि यह ना समझ सकूँ कि कोई मेरे पैसों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से नेहा जिस तरह से मेरी फिक्स डिपॉजिट और इस पुश्तैनी घर की कीमत के बारे में घुमा फिरा कर सवाल पूछती थी, वह सब अब एक भयानक पहेली के टुकड़े की तरह आपस में जुड़ने लगा था। मैंने तुरंत अपनी अलमारी खोली और अपने बैंक की पासबुक और वसीयत के कागजात चेक किए। वे वहीं थे जहां मैंने उन्हें रखा था, लेकिन मेरे मन का चैन पूरी तरह से छिन चुका था। अगले दिन बुधवार की दोपहर मुझे एक और गहरी और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। घर में अकेले बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी ताज़ी हवा खाऊं और बाजार से कुछ ताज़ी सब्जियां ले आऊं। पुणे की इस उस चिलचिलाती दोपहर में अपना छाता लेकर पास के बाजार तक गई थी। मैं अभी भिंडी और टमाटर छांटी रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। रोहन का फ़ोन था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, बिना कोई हेलो कहे उसने एक बहुत ही सख्त और लगभग डांटने वाली लहजे में पूछा, आई, आप इस कड़कती धूप में बाजार में क्या कर रही है? आप घर पर क्यों नहीं है? मेरे हाथ में सब्जियों की थैली लगभग छूटी गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने रोहन को नहीं बताया था कि मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं एकदम अकेली घर से निकली थी। मैंने अपने कांपते हुए स्वर में काबू करते हुए पूछा, रोहन, तुम्हें कैसे पता कि मैं बाजार में हूँ? फोन के उस पार एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वह अपना जवाब सोच रहा हो। फिर उसने उसी ठंडी गैस लाइटिंग वाले लहजे में कहा, हाय, आप फिर भूल गई। सुबह ही तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि आप आज पूरा दिन घर पर आराम करेगी क्योंकि आपके घुटनों में दर्द है। और अभी नेहा उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसने आपको बाजार में देखा। आई, आप आजकल कुछ भी बोलकर भूल जाती है। यह ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। सड़क के बीचों बीच उस भारी भीड़ और शोर शराबे में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकदम भारी हो गई। नेहा उस रास्ते से गुजर ही नहीं सकती थी क्योंकि बाजार का यह हिस्सा नो पार्किंग जोन था और यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। वह झूठ बोल रहा था। मेरा अपना बेटा मेरे ही चेहरे पर इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था और मुझे ही पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था। उस पल मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था। मेरा मन किया कि मैं वही सड़क पर खड़े होकर चीखूं, उसे बताऊं कि मैं कोई बुजुर्ग, कमजोर और सठियाई हुई औरत नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपनी मुट्ठियां भीं ली। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आंसुओं को अपनी पलकों के पीछे से सोख लिया। मैंने बहुत ही शांत और सपाट आवाज में कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो रोहन, मैं घर जा रही हूँ। मैंने फोन काट दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर मैं रोई, अगर मैंने अपना आपा खोया, तो उन्हें और भी ज्यादा सबूत मिल जाएंगे यह साबित करने के लिए कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना था। मेरा दुश्मन बाहर नहीं था, वह मेरे अपने परिवार का हिस्सा था और वह मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए था। घर लौटते समय मेरे कदम अपने आप हमारी सोसाइटी के बाहर बनी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की तरफ मुड़ गए। वह दुकान कदम काका की थी। 60 साल के कदम काका पिछले 20 सालों से वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान सुधार रहे थे। वो मुझे बहुत मानते थे और अक्सर मेरे पति के साथ चाय पिया करते थे। मैंने दुकान के अंदर कदम रखा। वहाँ सोल्डरिंग आयरन और जले हुए तारों की एक अजीब सी महक थी। कदम काका ने अपने मोटे चश्मे के पीछे से मुझे देखा और मुस्कुराए। अरे सविता ताई, आज इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? मैंने अपना फोन उसके काउंटर पर रख दिया। मेरे हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने इधर उधर देखा कि कोई मुझे सुन तो नहीं रहा। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरे इस फोन को जरा चेक कीजिए। रविवार से यह बहुत गर्म हो रहा है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे फोन के अंदर से मेरी बातें सुन रहा है, मेरे मैसेज पढ़ रहा है। कदम काका की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में वह खौफनाक देख लिया था जिसे मैं छिपाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे फोन को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और अपनी स्क्रीन पर कुछ कोडिंग देखने लगे। दुकान में बाहर से आते ट्रैफिक के शोर के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जैसे जैसे सेकंड बीत रहे थे, काका के माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। लगभग 15 मिनट गहरी सांस के बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया। ताई, उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। यह फोन आपने
पिछले कुछ दिनों में किसी को दिया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक भारी मन से जवाब दिया, मेरे बेटे ने लिया था। कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। कदम काका की दुखी होकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को मेरी तरफ घुमाया, जहाँ कुछ अजीब से नाम और फाइलें दिख रही थी। ताई, यह कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। आपके फ़ोन में एक हिडन सॉफ्टवेयर यानी जासूसी करने वाला ऐप डाला गया है। यह इतना खतरनाक है कि यह स्क्रीन पर कहीं नहीं दिखता। यह बैकग्राउंड में चलता रहता है। जिसने भी इसे डाला है वह इस वक्त अपने फ़ोन या लैपटॉप पर यह देख सकता है कि आप कहाँ हैं। आपके फ़ोन का जीपीएस हर 5 मिनट में आपकी लोकेशन उसे भेज रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जो बात उन्होंने आगे कही उसने मेरे पैरों तले की पूरी जमीन ही खींच ली। सिर्फ लोकेशन ही नहीं ताई, यह ऐप आपके सारे इनकमिंग एमएमएस और व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़ सकता है। अगर बैंक से कोई ओटीपी आता है, वह ओटीपी आपके देखने से पहले उनके पास पहुंच जाता है और वहां से बैठकर इस फोन को माइक भी चालू कर सकते हैं। यानी आप घर में क्या बात कर रही है वो सब सुन सकते हैं। मेरे कानों में जैसे सीटियां बजने लगी। मुझे वो बैंक का मैसेज याद आया जो अपने आप स्क्रीन से गायब हो गया था। मुझे नेहा की वो मीठी लेकिन जहरीली बातें याद आई। वो मेरे पैसों के पीछे थे। मुझे पागल साबित करके मुझे कानूनी रूप से अयोग्य घोषित करना चाहते थे, ताकि मेरी सारी संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए। और यह ट्रैकर ऐप उनका सबसे बड़ा हथियार था। मैं कुर्सी पर बैठ गई क्योंकि मेरी टांगों ने मेरा वजन उठाने से इनकार कर दिया था। काका, इसे अभी डिलीट कर दीजिए, निकाल दीजिए इसे मेरे फोन से। मेरी आवाज़ में पहली बार एक खौफ और बेबसी झलक रही थी। नहीं ताई, रुकिए। कदम काका ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ में एक चेतावनी थी, एक बहुत ही सख्त हिदायत। अगर मैंने अभी इसे डिलीट कर दिया तो उनके पास तुरंत अलर्ट चला जाएगा कि ऐप हटा दिया गया है। उन्हें पता चल जाएगा कि आपको उनकी सच्चाई मालूम पड़ गई है, और ऐसे लोग जब पकड़ जाते हैं तो वह और भी ज़्यादा खतरनाक कदम उठा सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए ताई, अभी इस फ़ोन से कोई भी यूपीआई पेमेंट मत कीजिएगा। अपना गूगल पे, फ़ोन पे सब बंद कर दीजिए। अपने बैंक के किसी भी मैसेज का जवाब मत दीजिए। अगर आपको बैंक अकाउंट में कोई बड़े पैसे हैं तो तुरंत बैंक जाकर अपने कार्ड ब्लॉक करवाइए। घर पर बैठकर कोई भी जरूरी बात मत कीजिए। उन्हें लगने दीजिए कि आपको कुछ पता नहीं। उन्होंने एक कागज पर कुछ कोड लिखे और मुझे थमा दिए। ताई, आपको सबूत संभालने होंगे। अगर आप कभी पुलिस या वकील के पास गई तो आपको साबित करना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा था। मैं इस ऐप का सारा डाटा आपके लिए एक सुरक्षित पेन ड्राइव में कॉपी कर दूंगा, लेकिन आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। यह सब सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं उस अंधेरी दुकान में बैठी रही। मेरे कानों में कदम काका के शब्द गूंज रहे थे। सबूत संभालो, कार्ड ब्लॉक करो, उन्हें पता मत चलने दो। एक माँ जिसने हमेशा अपने बेटे को हर मुसीबत से बचाया था, आज उसी बेटे ने बचने के लिए एक अजनबी से मदद मांग रही थी। मैंने अपने फोन की उस काली स्क्रीन को देखा। यह सिर्फ बातचीत करने का साधन नहीं था, यह मेरे घर में मेरे दुश्मनों की आंख और कान बन चुका था। मुझे अब रोना नहीं था, मुझे अब लड़ना था, और इसी लड़ाई का पहला कदम था उसी खेल को खोलना जो वह मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन मेरे अपने नियम के साथ। कदम काका की उस धुंधली और तारों की महक वाली दुकान से बाहर निकलते ही दोपहर की चिलचिलाती धूप ने मेरी आंखों को चूंधिया दिया था, लेकिन मेरे अंदर जो आग लग चुकी थी उससे आगे वह धूप कुछ भी नहीं थी। मैंने अपना वह जासूस फोन अपने पर्स की सबसे गहरी जेब में ऐसे छिपा दिया जैसे वह कोई जहरीला सांप हो। काका ने मेरे फोन से वह ऐप नहीं हटाया था ताकि रोहन और नेहा को कोई शक ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया था। मेरा अगला कदम घर जाना नहीं था। मैंने एक ऑटो रिक्शा रोका और सीधे करवे रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की अपनी पुरानी ब्रांच में गई। बैंक के अंदर एसी की ठंडी हवा और वहां की जानी पहचानी चहल पहल ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मैं सीधे बैंक मैनेजर जोशी जी के केबिन में गई। जोशी जी मुझे सालों से जानते थे। मैंने उससे कहा कि मुझे शक है कि मेरे फोन में कोई डिजिटल फ्रॉड होने वाला है। मेरी आवाज़ों में इतनी गंभीरता थी कि उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया। अगले आधे घंटे में मैंने अपने अकाउंट से जुड़े सारे UPI, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए। मैंने जोशी जी से अपनी पासबुक अपडेट करने और पिछले 6 महीनों का विस्तृत बैंक स्टेटमेंट निकालने को कहा। जब प्रिंटर से कागज बाहर आ रहे थे तो मेरे दिल की धड़कनें किसी जनरेट की तरह शोर मचा रही थी।
जोशी जी ने वही स्टेटमेंट मेरे हाथ में दिया। मैंने अपना चश्मा पहना और उन नंबरों को देखने लगी। मेरी नज़र जैसे ही पिछले 3 महीनों की ट्रांजैक्शन पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कुछ दिनों में बहुत ही छोटी छोटी रकमें कभी 500, कभी 1200, कभी 800 मेरे अकाउंट से किसी अनजान यूपीआई आईडी पर ट्रांसफ़र की गई थी। यह इतने छोटे अमाउंट थे कि मुझे कभी बैंक का कोई बड़ा अलर्ट नहीं आया, और अगर कोई मैसेज आया भी होगा तो उस ट्रैकर ऐप के जरिए उन्होंने मेरे देखने से पहले ही डिलीट कर दिया होगा। मेरे हाथ इस कदर कांपने लगे कि वह कागज मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जोशी जी घबराकर अपनी कुर्सी से उठे। सविता ताई, क्या हुआ? पानी दूं? चपरासी दौड़कर एक गिलास पानी लाया। मैंने कांपते हाथों से वह गिलास पकड़ा। पानी मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे उस चोरी किए गए पैसे का कोई दुख नहीं था। मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरे गहने, यह घर, सब कुछ तो आखिर मेरे बेटे का ही था। अगर वह मुझसे लाखों रुपये भी मांगता तो मैं बिना पलक झपकाए उसे दे देती, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे ही फोन से 1000 की चोरी, और यह लालच नहीं था, यह मेरी हैसियत को, मेरी इज्जत को कुचलने का एक भद्दा तरीका था। उन्होंने मुझे एक लाचार और बेवकूफ़ बुढ़िया समझ लिया था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बैंक के पास ही एक छोटी सी दुकान से एक बहुत ही साधारण सा बिना इंटरनेट वाला कीपैड फोन और एक नया सिम कार्ड खरीदा। मैंने उसी वक्त बैंक वापस जाकर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर उस सिम से बदलवा दिया। अब मेरे पैसों का कोई भी ओटीपी उस स्मार्टफोन पर नहीं जाएगा जिसकी पूरी जासूसी मेरी बहू कर रही थी। अगले दिन गुरुवार की सुबह मैं अपनी एक पुरानी और सबसे होनहार छात्रा मीरा से मिलने डेक्कन जिमखाना गई। मीरा अब शहर की एक बहुत ही बड़ी जानी मानी प्रॉपर्टी और फैमिली लॉयर वकील बन चुकी थी। उसका ऑफिस बहुत ही शानदार था, जहां कानून की मोटी मोटी किताबों की खुशबू फैल हुई थी। जब मैंने मीरा को अपनी पूरी कहानी बताई, वह ट्रैकर ऐप, बैंक से गायब होते पैसे और नेहा द्वारा मुझे बार बार भुलक्कड़ और पागल साबित करने की कोशिश और समझी सोची कोशिश, तो मीरा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने अपनी कुर्सी के आगे झुकते हुए मेरे हाथ पकड़े और कहा, सविता मैडम, आप एक बहुत ही भयानक कानूनी जाल के किनारे खड़ी है। कानून की भाषा में इसे गैस लाइटिंग और मेडिकल इनकेपेसिटी का आधार बनाता कहते हैं। आपकी बहू सिर्फ आपको घर से बेदखल नहीं करना चाहती। अगर वह यह साबित करने में कामयाब हो गई कि आपको डिमेंशिया, भूलने की बीमारी या अल्जाइमर है, तो अदालत में आपकी गार्डियनशिप कानूनी अभिभावक मांग सकता है। मीरा ने एक कागज पर कुछ डायग्राम बनाते हुए मुझे समझाया, एक बार रोहन को आपकी पावर ऑफ अटर्नी या गार्डियनशिप मिल गई तो आपके हस्ताक्षर की कोई कीमत न रह जाएगी। वह आपके नाम की फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हैं, आपका वह करोड़ा का पुश्तैनी घर बेच सकते हैं और आपको किसी वृद्धाश्रम या पागल खाने में भी डाल सकते हैं, यह कहकर कि यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, और क्योंकि रोहन आपका इकलौता बेटा है, कानून आसानी से उसे यह अधिकार दे देगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह अब मुझे कानूनी रूप से जिंदा लाश बनाने की तैयारी कर रहा था। मीरा ने मुझे सख्त हिदायत दी, मैडम, आपको सुरक्षित रहना होगा। हम अदालत में जा सकते हैं, लेकिन हमें उनके असली मकसद का ठोस सबूत चाहिए। हमें यह जानना होगा कि नेहा इतनी जल्दबाजी में यह सब क्यों कर रही है, उसके दिमाग में असली खेल क्या चल रहा है। मीरा ने उन शब्दों ने मेरे अंदर खौफ को एक बहुत ही ठंडे और खतरनाक संकल्प में बदल दिया। मैं अगर उन्हें सबूत चाहिए तो मैं उन्हें सबूत दूंगी। कदम काका ने मुझे एक छोटा सा पेन ड्राइव दिया, क्यूआर कोड और एक लिंक पर्ची लिख कर दिया था। यह बिल्कुल वैसा ही स्पाईवेयर ट्रैकर था जो रोहन ने मेरे फोन में डाला था। बस मुझे एक मौके की तलाश थी और वह मौका मुझे उसी रविवार को मिल गया। रविवार की दोपहर रोहन और नेहा हमेशा की तरह मेरे घर दोपहर का खाना खाने आए। नेहा बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी, जैसे दुनिया की सबसे संस्कारी बहू हो। खाना खाने के बाद जब रोहन बालकनी में खड़ा होकर किसी ऑफिस कॉल पर बात कर रहा था, नेहा मेरे साथ रसोई में बर्तन समेटने आई थी। उसने अपना महंगा आईफोन रसोई के काउंटर पर रखा हुआ था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने फोन को स्पीकर पर डाला, कुछ सेकंड बात की और फिर कॉल काट कर फोन को वहीं बिना लॉक किए छोड़ दिया। भाई, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ, उसने अपने बाल संवारते हुए कहा और रसोई से बाहर चली गई। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट था, शायद उससे भी कम। मेरा दिल इस जोर से धड़क रहा था जैसे मेरी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछे।
मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह पर्ची निकाली और अपना फोन उठाया। मैंने नेहा के अनलॉक पड़े फोन के कैमरे से एक क्यूआर कोड को स्कैन किया। स्क्रीन पर एक डाउनलोड बार चलने लगा। 10%, 40%, 80%। वॉशरूम से मैं नल चलने की आवाज़ आ रही थी। 90%, 100% इंस्टॉल। मैंने तुरंत उस ऐप के आइकॉन को छिपाने वाले विकल्प पर क्लिक किया और सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए। मैंने फ़ोन को ठीक उसी दिशा में रख दिया जहां नेहा ने उसे छोड़ा था। अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और नेहा बाहर आ गई। आई, मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते हम किसी डॉक्टर के पास चले। आप कल रात भी तो मेरी बात का जवाब देना भूल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए एक और नया झूठ बोलते हुए कहा। मैंने भी एक बहुत ही गहरी और ठंडी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल चलेंगे। मुझे भी लगता है कि अब एक चीज का हिसाब होना चाहिए। सोमवार और मंगलवार को मैंने कदम काका के दिए हुए एक पुराने टेबलेट पर नेहा की लोकेशन के बारीकी देखा। वो अपने रूटीन के हिसाब से अपने इंटीरियर डिजाइन के ऑफिस जाती, जिम जाती और फिर घर लौट आती। लेकिन असली खेल बुधवार की दोपहर को शुरू हुआ। बुधवार को नेहा ने रोहन को बताया था कि उसे हिंजेवाड़ी में किसी फ्लैट की नई बिल्डिंग की साइट देखने जाना है और उसे शाम तक देर हो जाएगी। मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठी उस टेबलेट की स्क्रीन को घूर रही थी। दोपहर ठीक 1:30 बजे नेहा के नाम का वह हरा बिंदु हिंजेवाड़ी की तरफ नहीं गया। वो बिंदु शहर के सबसे पॉश और महंगे इलाके कोरेगांव पार्क की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मेरी सांसें अटक गई। कोरेगांव पार्क में उसका कोई फ्लैट नहीं था। वह बिंदु एक बहुत ही आलीशान आवासीय गली में जाकर रुक गया। मैंने गूगल मैप्स के सैटेलाइट व्यू पर उस लोकेशन को जूम किया। वह कोई ऑफिस या कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी। वह डॉक्टर विक्रम नाम के किसी मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक और घर था। मेरे दिमाग में मीरा के कहे हुए शब्द हथौड़े की तरह बजने लगे। मेडिकल इनकेपेसिटी, डिमेंशिया का झूठा सबूत। नेहा एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही थी और वह भी रोहन से झूठ बोलकर? क्या वह मेरे खिलाफ झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की डील करने गई थी या कहानी में कोई ऐसा पन्ना था जिसे मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं था? मुझे घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी अलमारी से अपनी सबसे साधारण सूती साड़ी निकाली, उसे पहना, अपना चेहरा एक दुपट्टे से अच्छी तरह ढका और घर से बाहर निकल गई। मैंने एक ओला कैब बुक की और कोरेगांव पार्क की उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ी। मेरे हाथ में मेरा पुराना कैमरा था और दूसरे हाथ में पानी की एक बोतल जिसे मैं बार बार घुट करने की पी रही थी ताकि मेरा गला सूखे ना। आज मुझे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना ही था। आज एक माँ जिसका दिल उसके खून ने छलनी कर दिया था एक डिटेक्टिव बनने जा रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कोरेगांव वो पार्क के उस बड़े से बंगले के बाहर मुझे कोई ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को मिलेगा जो मेरे बेटे की जिंदगी को भी एक भयानक तबाही के मुहाने पर ला कर खड़ा कर देगा। कोरेगांव पार्क की वह सड़क पुणे के सबसे शांत और वीआईपी इलाकों में से एक थी। वहाँ की हवा में भी एक अजीब सी अमीरी की महक थी। सड़क के दोनों ओर पुराने और विशाल बरगद के पेड़ थे जिनके पीछे बड़ी बड़ी दीवारों वाले आलीशान बंगले छिपे हुए थे। मैंने अपनी कैब को लोकेशन से करीब 100 मीटर पहले ही रुकवा लिया। कैब वाले को पैसा देते समय मेरे हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। दोपहर के 5:15 बज रहे थे। सड़क पर कोई खास हलचल नहीं थी। सिर्फ कुछ चौकीदार अपनी कुर्सियों पर ऊँघ रहे थे। मैं अपनी सूती साड़ी का पल्लू सिर पर अच्छी तरह से ओढ़कर एक साधारण सी राहगीर की तरह उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगी। मेरे कदम भारी थे लेकिन मेरा इरादा किसी चट्टान की तरह मजबूत था। जैसे ही मैं उस बड़े से सफ़ेद बंगले के करीब पहुंची, मेरी नज़र गेट के बाहर खड़ी उस लाल रंग की होंडा सिटी कार पर पड़ी। मेरे सीने में धड़कने जैसे एक पल के लिए रुक गई। वह नेहा की कार थी। नंबर प्लेट वही थी जिसे मैंने अपने घर की पार्किंग में सैकड़ों बार देखा था। मेरा शक सच साबित हो रहा था। मेरी बहू जो इस वक्त हिंजेवाड़ी में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर होनी चाहिए थी, वह शहर के दूसरे कोने में एक अनजान बंगले के बाहर अपनी कार खड़ी करके अंदर मौजूद थी। मैं बंगले के ठीक सामने वाले एक बड़े से गुलमोहर के पेड़ के पीछे छिप गई। उनका तना इतना चौड़ा था कि मैं उसके पीछे पूरी तरह से ढक गई थी। मैंने अपने पुराने कैमरे को पर्स से निकाला। इसकी बैटरी मैंने सुबह ही पूरी तरह से चार्ज कर ली थी। मेरा दिल मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि नेहा अंदर क्या कर रही होगी,
क्या वह डॉक्टर विक्रम से मेरे लिए पागलपन का कोई जाली सर्टिफिकेट बनवाने आई है? क्या वह उसे पैसे दे रही है? सवाल अनगिनत थे और समय बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। करीब 15 मिनट के उस दम घोटू इंतजार के बाद बंगले का भारी लकड़ी का मुख्य दरवाजा खुला। मेरे हाथ कैमरे पर कस गए। सबसे पहले नेहा बाहर आई। उसने बहुत ही महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल एकदम खुले थे। वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी रिलैक्स और सुकून भरी मुस्कान जो मैंने उसके चेहरे पर रोहन के साथ कभी नहीं देखी थी। उसके पीठ पीछे एक आदमी बाहर आया। वह लंबा था, गोरा था और उसकी उम्र शायद 35 या 40 के बीच रही होगी। उसने एक नीली शर्ट और महंगे काले ट्राउजर पहने थे। वह बहुत ही आत्मविश्वासी और चालाक दिख रहा था। मैंने कमरे का लेंस जूम किया। यही डॉक्टर विक्रम था, लेकिन जो नज़ारा मैंने कैमरे के लेंस के जरिए देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से सिर्फ जमीन नहीं खींची बल्कि मेरे पूरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। मुझे लगा था कि वे कोई बिजनेस डील कर रहे होंगे, कोई साजिश रच रहे होंगे, लेकिन वह डॉक्टर विक्रम और मेरी बहू एक दूसरे के पास आकर रुके। डॉक्टर विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और नेहा की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नेहा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ विक्रम के गले में डाल दिए और फिर दिन के उजाले में उस खुली सड़क और बंगले के गेट के बीच उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। वह कोई साधारण विदाई या दोस्तों वाला गले मिलना नहीं था। वह एक ऐसा नजारा था जिसमें हवस, धोखा और एक बहुत ही गहरा पुराना रिश्ता साफ झलक रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक धारदार चाकू घोंक दिया हो। मेरी बहू, जिसके लिए मेरे बेटे ने अपनी जन्म देने वाली माँ से किनारा कर लिया था, जिसके झूठ को सच मानकर मेरा बेटा मुझे पागल समझ रहा था, वह मेरे बेटे के पीठ पीछे किसी और के साथ अपना बिस्तर गर्म कर रही थी। मेरे कांपते हाथों ने कैमरे का बटन दबा दिया। क्लिक क्लिक क्लिक। मैंने उस धोखे की हर तस्वीर को अपने कैमरे में मेमोरी कार्ड के कैद कर लिया। वो दोनों बंगले के बाहर बनी एक छोटे से पोर्च में रखी कुर्सियां पर बैठ गए। उनके बीच एक छोटी सी मेज थी जिस पर 2 कॉफी में मग रखे हुए कुछ फाइलें रखी थी। हवा का रुख मेरी तरफ था और सड़क पर कोई शोर नहीं था। मैं पेड़ की आड़ से दीवार के बिल्कुल पास सरक गई, जहां लोहे की ग्रिल के बीच से मैं उन्हें साफ सुन सकती थी, और जो बातचीत मेरे कान में पड़ी वह उस चुंबन से भी हजारों गुना ज्यादा जहरीली और खौफनाक थी। डॉक्टर विक्रम कॉफी का घूंट भरते हुए कह रहा था, तो तुम्हारी उस बुढ़िया सास का क्या हाल है? क्या रोहन ने पूरी तरह से मान लिया है कि उसकी माँ का दिमाग अब काम नहीं करता? नेहा ने एक बहुत ही भद्दी और चुभने वाली हंसी हंसी। हाँ विक्रम, नेहा ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। वह बेवकूफ रोहन तो मेरे हर इशारे पर नाचता है। मैंने उसके दिमाग में यह बात इतनी गहराई से बिठा दी है कि सविता ताई अब अकेले रहने लायक नहीं है, कि वो खतरनाक हो गई है। तुम मानोगे नहीं, उसने खुद अपने हाथों से अपनी माँ के फोन में वह स्पाईवेयर ट्रैकर ऐप डाला है। उसे लगता है कि वह अपनी माँ की सुरक्षा कर रहा है, जबकि असल में वह मुझे उसकी हर हरकत की रिपोर्ट दे रहा है। बस अब हमें तुम्हारी तरफ से डिमोंशिया का वह मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि मैं कानूनी खेल शुरू कर सकूं। डॉक्टर विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा। मेडिकल सर्टिफिकेट तो मैं कल ही बना दूंगा, मेरे क्लिनिक के लेटर हेड के परपक की मोहर के साथ। लेकिन क्या रोहन पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवाने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक बुढ़िया के साइन की पावर रोहन के पास नहीं आती, हम उस पुश्तैनी घर और उन फिक्स डिपॉजिट को हाथ नहीं लगा सकते। नेहा ने विक्रम के हाथ से सिगारेट लेकर एक कस खींचा और बोली, रोहन पूरी तरह तैयार है। मैंने उसे डरा दिया है कि अगर आई ने गलती से घर किसी और के नाम कर दिया या पैसे कहीं भूल गई तो हमारा क्या होगा? एक बार प्रॉपर्टी और सारी एफडी रोहन के नाम आ जाए, फिर मैं उसे आराम से मना लूंगी कि आई की हालत बहुत ही खराब है और उन्हें किसी फेयर होम या सस्ते से वृद्धाश्रम में डाल देना चाहिए। हम उन्हें घर में रखकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? मेरे अंदर का खून खोलने लगा। मेरी आंखों से आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक भयानक आग ने ले ली थी। यह सिर्फ मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश नहीं थी, यह मुझे जिंदा दफनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। लेकिन आगे जो मैंने सुना उससे मुझे यह एहसास दिलाया कि इस खेल में असली शिकार मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा रोहन था। विक्रम ने नेहा का हाथ सहलाते हुए पूछा,
और उसके बाद उस बेवकूफ़ रोहन का क्या करोगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके 6 महीने बाद मैं रोहन से तलाक फाइल कर दूंगी। तलाक के सेटलमेंट में आधी प्रॉपर्टी मेरी, आधा पैसा मेरा, और फिर हम दोनों हमेशा के लिए इस शहर से दूर चले जाएंगे। रोहन वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है, वह बहुत उबाऊ है। मुझे बस उसके परिवार का पैसा चाहिए था, जो मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। मुझे उस दीवार का सहारा लेना पड़ा, वरना मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती। मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन वह खुद एक बहुत बड़े और खौफनाक धोखे का शिकार था। वह अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर अपनी ही माँ की चिता सजा रहा था, यह जाने बिना कि उसी आग में कल उसे भी जिंदा जला दिया जाएगा। नेहा और विक्रम सिर्फ लालची नहीं थे, वह शातिर अपराधी थे, जो कानून, भावनाओं और रिश्तों का कत्ल बहुत ही सफाई से कर रहे थे। मैंने अपने दुपट्टे से अपने माथे का पसीना लूछा। मेरे पास अब तस्वीरें थी, आवाज़ की यादें थी, और सबसे बड़ा सच था, मैंने अपना कैमरा बंद किया और पर्स में डाल दिया। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना था। मैं बिना कोई आवाज़ किए उल्टे कदम वापस सड़क के नुक्कड़ तक आई। मैंने एक रिक्शा रोका और सीधे अपने घर का रास्ता लिया। रिक्शे के उस 45 मिनट के सफर में मैं सविता देशमुख, एक साधारण रिटायर्ड टीचर से एक योद्धा में बदल चुकी थी। अब मुझे रोना नहीं था, अब मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगना था। मुझे अपने बेटे को बचाना था और इस नागिन का फन हमेशा के लिए भूल चलना था। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। मुझे अपने चेहरे पर कोई भी तनाव, कोई भी गुस्सा नहीं दिखने देना था। नॉर्मल एक्टिंग, यही अब मेरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार था। मुझे नेहा और रोहन को यह यकीन दिलाना था कि उनका प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है। शाम को करीब 7:30 बजे मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वह अंदर आया और हमेशा की तरह मेरे सोफे पर दम से बैठ गया। क्या हुआ रोहन, आज बहुत थके हुए लग रहे हो? ऑफिस में काम ज़्यादा था क्या? मैंने बहुत ही प्यार से एक भोली और अनजान माँ की तरह पूछा और रसोई की तरफ चाय बनाने लिए मुड़ गई। रोहन ने अपनी टाई ढीली की और मेरी आंखों में देखे बिना एक रटे रटाए स्क्रिप्ट की तरह कहा, आई, नेहा का भी फोन आया था। बता रही थी कि उसने आज दोपहर को आपको ऑटो से कहीं जाते हुए देखा था। आप बहुत घबराई हुई लग रही थी और रास्ता भटक गई थी। आई, आप बिना बताए इस तरह धूप में कहाँ चली जाती है? आपको कुछ याद नहीं रहता? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। मेरी मुठ्ठियाँ कस गई। नेहा उस वक्त गोरेगांव पार्क में अपने प्रेमी की बाहों में थी, लेकिन उसने वहां से भी मेरे बेटे को फोन करके मेरे खिलाफ एक और नया झूठ बोल दिया था, ताकि रोहन का शक मुझ पर और गहरा हो जाए। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबाया और 2 कप चाय लेकर बाहर आई। मैंने चाय का कप उसके सामने मेज पर रखा और बहुत ही शांत, लगभग लाचार आवाज में कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तो पूरा दिन घर पर ही थी, मैं कहीं बाहर नहीं गई। शायद नेहा को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर मैंने जानबूझकर अपने आवाज़ में थोड़ा कंपन लाते हुए कहा, या शायद मेरी ही याददाश्त अब कमज़ोर हो रही है। मुझे सच में याद नहीं कि मैं बाहर गई थी या नहीं। मैंने एक हल्की सी टूटी हुई मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। मेरा यह नॉर्मल एक्टिंग का दाव बिल्कुल सही निशाने पर लगा। रोहन ने तुरंत एक गहरी सांस ली और कहा, उसने लगा कि उसका गैस लाइटिंग का खेल पूरी तरह से कामयाब हो गया है और मैंने अपनी मानसिक कमजोरी मान ली है। उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। दिखा आई, मैं यही तो कहता हूँ। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए एक झूठी हमदर्दी के साथ कहा, आपको अब हमारी ज़रूरत है, आप खुद का ध्यान नहीं रख सकती। कल नेहा आपको हमारी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, वह आपका पूरा चेकअप करेंगे। उस वक्त मुझे अपने ही खून, अपने ही बेटे के स्पर्श से घिन आ रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। मुझे भी लगता है कि मुझे अब आराम की जरूरत है। रोहन चाय पीकर बहुत ही संतुष्ट होकर वहां से चला गया। उसे लग रहा था कि उसने अपनी माँ को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है, जबकि सच्चाई यही थी कि वह खुद एक बहुत बड़ी खाई और किनारे के खड़ा था। उसके जाने के बाद मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर दी। रात के 9 बज रहे थे। मैंने अपना वो सादा वाला कीपैड फोन उठाया जो मैंने बैंक के पास से खरीदा था। मैंने एक साथ 2 लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा, एक मेरी वकील छात्रा मीरा और मोबाइल की दुकान वाले कदम काका।
जब दोनों ने फोन उठाया तो मैंने बिना कोई भूमिका बांधे उन्हें गोरेगांव पार्क का पूरा सच बता दिया। मैंने उन्हें डॉक्टर विक्रम के बारे में बताया, उस जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की साजिश के बारे में बताया और उस भयानक प्लान के बारे में भी बताया कि कैसे वे मेरे पैसे से रोहन को सड़क पर लाकर तलाक लेने वाले थे। फोन पर कुछ सेकंड के लिए स्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। मीरा की आवाज़ फोन पर भी कांप रही थी। मैडम, यह तो पूरी तरह से क्रिमिनल कांस्पिरेसी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, एडल्टरी का पक्का केस है। यह सिर्फ एक सिविल मैटर नहीं रहा। हम पुलिस स्टेशन जाकर सीधे आईपीसी की धारा 420 और मानसिक प्रताड़ना के केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मेरा दिमाग अब किसी शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह काम कर रहा था। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, नहीं मीरा, हम पुलिस के पास अभी नहीं जाएंगे। अगर मैं अभी पुलिस के पास गई तो रोहन नेहा का ही साथ देगा। वह अभी भी उसके मानसिक नियंत्रण में है, उसके हिप्नोटाइज में है। वह मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा देंगे कि मैंने यह सब तस्वीरें जाली बनवाई है क्योंकि मैं अपनी बहू से नफरत करती हूँ। तो फिर आप क्या करना चाहती है ताई? कदम काका ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी योजना उनके सामने रख दी। मीरा, मैं अदालत में बाद में जाऊंगी, पहले मुझे मेरे घर की अदालत सजानी है। मुझे मेरे बेटे के चेहरे से वह काली पट्टी हटानी है जो उस डायन ने बांध रखी है। मैं चाहती हूँ कि कल शाम ठीक 6 बजे तुम्हारे ऑफिस का एक सीनियर लॉयर और कदम काका मेरे घर पर मौजूद रहो। मैं कल रोहन और नेहा को चाय पर बुला रही हूँ। उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें अपनी सारी संपत्ति की पावर ऑफ अटर्नी सौंपने के लिए राजी हो गई हूँ। लेकिन कल उन्हें जो सरप्राइज मिलेगा वो उनकी जिंदगी की सबसे भयानक शाम होगी। मैंने फोन काटा और अपने पुश्तैनी घर के उस बड़े से ड्राइंग रूम को देखा। कल इस कमरे में एक बहुत बड़ा और खौफनाक तूफान आने वाला था। मैंने अपनी अलमारी का लॉकर खोला। मैंने अपनी फिक्स डिपॉजिट की रसीदें, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर और कदम काका की दी हुई वो पेन ड्राइव जिसमें ट्रैकर ऐप का सारा डाटा था, सब बाहर निकाला। फिर मैंने अपने पुराने कैमरे को लैपटॉप से जोड़ा और नेहा और डॉक्टर विक्रम की उन गंदी तस्वीरों के साफ और बड़े प्रिंट आउट निकाले। मैंने उन सारे दस्तावेजों और तस्वीरों को एक मोटे भूरे रंग के लिफाफे में बहुत करीने से सजा कर रख दिया। कल जब यह लिफाफा इस ड्राइंग रूम की मेज पर खुलेगा तो कई मुखौटे गिरेंगे और कई रिश्ते हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। मुझे अपनी गरिमा, अपनी इज्जत और अपने बेटे की जिंदगी वापस चाहिए थी और कल मैं वह सब वापस लेने वाली थी। मुझे एक माँ की कमजोर ममता को पीछे छोड़कर एक सख्त जज की तरह खड़ा होना था। मेरी तैयारी पूरी थी, अब बस शिकार की जाल में आने की इंतजार था। गुरुवार की वह शाम मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भारी शाम थी। कुएं के आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मेरे पुश्तैनी घर का वह बड़ा सा ड्राइंग रूम जहाँ कभी रोहन के बचपन की किलकिरियाँ गूंजती थी, आज वह एक खामोश अदालत में तब्दील हो चुका था। दीवार पर लगी पुरानी पेंडुलम घड़ी की हर टिक टिक मेरे दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। ठीक 5:30 बजे मेरी पूर्व छात्रा वकील मीरा और अपने एक सीनियर एडवोकेट सिद्धेश पांडे जी के साथ घर आ गई। कुछ ही मिनट के बाद कदम काका भी आ गए। मैंने उन तीनों को सोफे की तरफ बैठने की इशारा किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था जो उस तूफान की खामोशी थी जिसके आने का हम इंतजार कर रहे थे। मेज के बीचों बीच वह मोटा भूरे रंग का लिफाफा रखा था जिसमें मेरी जिंदगी के सबसे कड़वे सच और मेरी बहू के सबसे घिनौने झूठ के थे। ठीक 6 बजे डोरबेल बजी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने रोहन और नेहा खड़े थे। रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उसे लग रहा था कि वह अपनी मां को हमेशा के लिए एक कानूनी पिंजरे में कैद करने जा रहा है। लेकिन नेहा का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखों में एक छिपी हुई जहरीली जिद की चमक थी। उसने बहुत ही सलीके से एक हल्के रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक काले रंग का लेदर फोल्डर था। उस फोल्डर में यकीनन मुझे देखभाल करने के लिए कागजात और डॉक्टर विक्रम का वही जाली मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। वे दोनों अंदर आए, लेकिन ड्राइंग रूम में मीरा देश पांडे जी और कदम काका को देखकर उनके कदम ठिठक गए। नेहा की वह बनावटी मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आई, यह सब लोग क्या कर रहे हैं? और कदम काका, आप? रोहन ने उलझन से भरी आवाजों नजरों से देखते हुए पूछा।
मैंने बहुत ही शांत और ठंडी आवाज में कहा, आओ रोहन बैठो। नेहा तुम भी बैठो। जब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो तो गवाहों का होना जरूरी हो, है ना। नेहा ने तुरंत बात संभालते हुए अपने उस मीठे और चाशनी में डूबे स्वर में कहा, हाँ आई, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं छिपाना। हम तो जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज और डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लाई हूँ। बस आपको इन पर साइन करना है, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोहन सब कुछ संभाल लेगा। उसने वह काला फोल्डर मेज पर उस भूरे रंग लिफाफे के ठीक बगल में रख दिया। मैंने उस काले फोल्डर को देखा, फिर अपनी नजरें उठाकर रोहन की आंखों में डाली। रोहन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि मुझे अपने ही बेटे से अपनी सुरक्षा की भीख मांगनी पड़े? रोहन ने नजरें चुरा ली और धीरे से बोला, आई प्लीज समझने की कोशिश करो। आप आजकल चीजें भूल जाती हो, आप रास्ता भटक जाती है। कल ही तो नेहा ने मुझे कहीं नहीं देखा था। रोहन, मेरी आवाज अचानक उस शांत कमरे में बिजली की तरह कड़की। मेरी आवाज में इतना रुआब और इतनी शक्ति थी कि रोहन अपनी जगह पर कांप गया। नेहा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैंने अपना हाथ मेज पर रखे उस पूरे लिफाफे पर रखा और कहा, कल नेहा मुझे देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि कल दोपहर 5:15 बजे नेहा हिंजेवाड़ी की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि कोरेगांव पार्क में डॉक्टर विक्रम के बंगले के बाहर थी। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे कमरे की हवाएं ही सोख ली। नेहा के हाथ से उसका महंगा फोन फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। कोरेगांव पार्क और डॉक्टर विक्रम का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून खींच लिया हो। रोहन ने हैरानी से पहले मुझे देखा, फिर नेहा को, आई आप क्या कह रही है? कोरेगांव पार्क, डॉक्टर विक्रम कौन है? नेहा तो कल साइट पर थी, उसने मुझे खुद फोन करके बताया था। मैंने एक बहुत ही सर्द और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यही तो खेल है मेरे भोले बेटे। तूने मेरी सुरक्षा के नाम पर मेरे फोन में जो ट्रैकर ऐप डाला था ताकि तू मेरी हर हरकत पर नजर रख सके। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें फटी रह गई। हाँ रोहन, मैंने कदम काका की तरफ इशारा किया। मुझे रविवार को ही पता चल गया था कि तूने अपनी इस पत्नी के कहने पर अपनी माँ की जासूसी शुरू कर दी है, लेकिन मैंने कोई तमाशा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप वही जासूसी ऐप अपनी इस संस्कारी बहू के फोन में डाल दिया और 3 दिन बाद जो लोकेशन सामने आई उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और आज तेरा चेहरा पीला पड़ने वाला है। मैंने धीरे से उस पूरे लिफाफे को देखा और खोला। मेरे हर एक एक्शन में एक अजीब सी खामोशी और वजन था। मैंने सबसे पहले कदम काका की वो दी हुई एक बैंक स्टेटमेंट निकाली और रोहन के सामने फेंक दी। पहले यह देख, पिछले 6 महीने में मेरे अकाउंट से हर हफ्ते 10,000, 12,000 किसी अनजान UPI ID पर ट्रांसफर हो रहे थे। तू सोचता था कि मैं पैसे भूल जाती हूँ? नहीं, तेरी पत्नी मेरे ही फोन से वो OTP चुरा कर मेरे पैसे अपने उस प्रेमी के अकाउंट में डाल रही थी और फिर मेरे ही फोन से उस बैंक के मैसेज को डिलीट कर देती थी ताकि मुझे पता ही ना चले। इसने मुझे पागल साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने वह बैंक स्टेटमेंट उठाया, उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नेहा, यह क्या है? तुमने आई के अकाउंट से पैसे निकाले? रोहन की आवाज टूट रही थी। झूठ है यह सब। नेहा अचानक अपनी जगह से उछल पड़ी। उसका असली भयानक और बदसूरत चेहरा अब बाहर आ चुका था। वह एक जंगली बिल्ली की तरह फुसफुसा रही थी। रोहन, यह तुम्हारी माँ पागल हो गई है। यह मुझसे नफरत करती है, इसलिए यह जाली कागज बनवा कर लाई है। यह हमें अलग करना चाहती है। शांत बैठो नेहा। इस बार आवाज वकील मीरा की थी। मीरा ने बहुत ही सधे हुए और पेशेवर अंदाज में कहा, श्रीमती नेहा देशमुख, आप इस वक्त 2 सीनियर वकीलों के सामने खड़ी है। यह सारे कागजात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओरिजिनल स्टेटमेंट है जिन पर बैंक मैनेजर की मोहर है। अगर आप एक शब्द भी और झूठ बोली तो मैं यहीं से पुलिस को फोन करके आपके खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दूंगी। नेहा घबराकर धम से वापस सोफे पर बैठ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। रोहन अभी भी उस बैंक स्टेटमेंट को घूर रहा था, मानो उसके दिमाग की नसें सुन पड़ गई हो, लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था। मैंने लिफाफे के अंदर हाथ डाला और वो तस्वीरें बाहर निकाली। कोरेगांव पार्क के उस सफेद बंगले के बाहर डॉक्टर विक्रम और नेहा के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए वो नजारों, वो चुंबन, वो धोखा, वो गटर से भी नीची सच्चाई। मैंने बिना कुछ कहे वह तस्वीर एक एक करके मेज पर सजा दी।
जैसे ही रोहन की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी, उसके शरीर में एक जबरदस्त झटका लगा। उसका चेहरा जो पहले ही उलझन से भरा था, अब पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसकी आंखों का रंग जैसे सफ़ेद हो गया। वह सांस लेना भूल गया। उसने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई जिसमें नेहा डॉक्टर विक्रम के गले में बाहें डाले बहुत ही सुकून से मुस्कुराई थी। रोहन, वह आंखें जिनमें मैंने हमेशा एक सच्चाई और अपनी पत्नी के लिए अंधा प्यार देखा था, आज शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो रही थी। ये क्या है नेहा? रोहन की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अथाह और गहरा दर्द था। एक ऐसा दर्द जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तू कल इस आदमी के साथ थी और तूने मुझे कहा कि आई पागल हो गई है। नेहा के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह रोने का नाटक करने लगी। रोहन, मुझे फंसाया जा रहा है। यह तस्वीरें फोटोशॉप है। प्लीज़ मेरी बात सुनो। बस कर डायन। मैं अपनी जगह से उठी। मेरा पूरा वजूद एक घायल शेरनी की तरह कांप रहा था, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को एक भी पल के लिए अपने आंखों में नहीं आने दिया। तूने मेरे बेटे को अंधा कर दिया था, लेकिन मैंने कल तेरी और इस डॉक्टर विक्रम की पूरी बातचीत सुनी है। और रोहन, क्या तू जानना चाहता है कि यह डॉक्टर विक्रम कौन है? यह वही न्यूरोलॉजिस्ट है जो आज नेहा को तेरा वह जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर देने वाला था, जिसमें लिखा है कि मुझे डिमेंशिया है, ताकि तू अदालत में मुझे अयोग्य साबित कर सके और मेरी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी और एफडी अपने नाम कर ले। मैंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। यह भूत बनाकर बैठा था। उसकी आंखों में चुपचाप आंसू बह रहे थे। मैंने उसे झक छोड़ते हुए कहा, और सुन मेरे भोले बेटे, तूने जिसके लिए अपनी माँ को पागल खाने भेजने की तैयारी कर ली थी, उसका असली प्लान क्या था पता है? जैसे ही प्रॉपर्टी तेरे नाम होती, यह नेहा तुझसे तलाक मांगती, आधी प्रॉपर्टी और पैसों पर अपना हिस्सा लेती और इस डॉक्टर के साथ हमेशा के लिए सेटल हो जाती। इसने तुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। तू इसके लिए सिर्फ एक बैंक अकाउंट था और मैं वो चाबी जिसे यह रास्ते से हटाना चाहती थी। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रोहन के हाथ से वह तस्वीर छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया और उसके सीने से एक ऐसी सिसकी निकली जिसने मेरे मातृत्व को चीरकर रख दिया। मेरा बेटा टूट चुका था। उसका पूरा घमंड, उसका प्यार, उसकी वो मॉडर्न दुनिया की समझ, सब कुछ एक पल में मतबले तब्दील हो गया था। वह कुर्सी के खिसक कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और वह सब बच्चों की तरह रोने लगा। नेहा अब समझ चुकी थी कि उसका सारा खेल खत्म हो गया है। उसने रोने का नाटक बंद किया और अचानक उसका लहजा बदल गया। वह बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अपनी जगह पर तनकर खड़ी हो गई और नफरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। हाँ, किया मैंने यह सब। यह चीखी क्योंकि मैं तुम्हारे सड़े हुए पुराने ख्यालातों वाले घर में घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। रोहन एक कमजोर आदमी है जो हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता है। मुझे मेरे हिस्से की जिंदगी चाहिए थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तुम वैसे भी कुछ सालों में मरने ही वाली हो, तो अगर तुम्हारा पैसा मुझे पहले मिल जाता तो इसमें क्या गलत था? उसकी इस घटिया सोच और बेशर्मी को सुनकर देश पांडे जी ने अपना चश्मा उतारा और बहुत ही कठोर आवाज में कहा, श्रीमती नेहा, आप इस वक्त जो कबूल कर रही है वह कानून की नज़र में क्रिमिनल एक्सटॉर्शन, आपराधिक जबरदस्ती, फर्जरी, जालसाजी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक विश्वासघात की श्रेणी में आता है। इन सब अपराधों के लिए आपको कम से कम 7 साल की नॉन बेलेबल गैर जमानती जेल हो सकती है। और रही बात उस डॉक्टर विक्रम की, तो उसका मेडिकल लाइसेंस तो हम कल सुबह ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रद्द करवा देंगे। जेल का नाम सुनते ही नेहा की वो सारी हेकड़ी, वो सारा गुरूर एक झटके में हवा हो गया। उसका चेहरा अब डर से सफ़ेद पड़ चुका था। वह जानती थी कि उसके सामने खड़े लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उसके सारे सबूत इस मेज पर रखे हैं। वह कांपने लगी और उसने रोहन की तरफ कदम बढ़ाया। रोहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी। मुझे पुलिस के पास मत भेजना। रोहन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे किसी जहरीली सांप ने छू लिया हो। वह जमीन से उठा। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने नेहा की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई कचरा हो। मेरे घर से निकल जा। रोहन की आवाज़ इतनी धीमी और सर्द थी कि पूरे कमरे में एक कंपकमी छूट गई। इस वक्त मेरे घर से निकल जा नेहा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने बीच में दखल देते हुए एक जज की तरह अपना अंतिम फैसला सुनाया। इतनी आसानी से नहीं नेहा, तू इस घर से तो जाएगी, लेकिन मेरे शर्तों पर।
मैंने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने अपने बैग से कुछ कानूनी कागजात निकाले और मेज पर रख दिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं नेहा, मैंने बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा। पहला रास्ता, तुम अभी इसी वक्त रोहन के साथ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आपसी सहमति से तलाक के कागजातों पर साइन करोगी। तुम इस तलाक में किसी भी तरह की एलिमनी, गुजारा भत्ता या प्रॉपर्टी के हिस्से की मांग नहीं करोगी। तुमने पिछले 6 महीनों में मेरे अकाउंट से यूपीआई के जरिए 82,000 चुराए हैं, वो तुम 24 घंटों के अंदर वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगी और तुम उस डॉक्टर विक्रम को फोन करके कहोगी कि वह शहर छोड़कर चला जाए। अगर तुमने यह सब चुपचाप कर दिया तो मैं यह तस्वीरें और ट्रैकर का यह डाटा पुलिस को नहीं दूंगी। मैंने एक पल का ठहराव लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात पूरी की। और दूसरा रास्ता, तुम अभी यहाँ से बाहर निकलोगी और 15 मिनट बाद पुणे की पुलिस तुम्हारे हिजड़ वाले फ्लैट पर तुम्हें और तुम्हारे उस प्रेमी डॉक्टर को जालसाजी और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में हथकड़ी पहनाने आ जाएगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हारा भविष्य अब इस मेज पर रखे पेन की नोक पर टिका है। कमरे में सिर्फ उस दीवार की घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। नेहा की नजरें मेज पर रखे उन कागजों पर, उन तस्वीरों और फिर मीरा के हाथ में पकड़े हुए फोन पर घूम रही थी। उसे पता था कि वह चारों तरफ से एक ऐसे कानूनी और नैतिक जाल में फंस चुकी है जिसे उसने खुद बुना था। उसका घमंड टूट चुका था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने कांपते हाथों से मेज से वो पेन उठाया। उसकी आंखों से हार के आंसू कागज पर गिर रहे थे। उसने बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई शर्त रखे उन तलाक के कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए, जिस कागज पर मैं अपनी मौत और बेदखली के हस्ताक्षर करने वाली थी। आज उसी मेज पर मेरे दुश्मनों ने अपनी हार का दस्तावेज साइन कर दिया था। मेरी जमीन, मेरा पैसा और सबसे बढ़कर मेरा सम्मान वापस मेरे पास लौट आया था। लेकिन मेरे बेटे की जो दुनिया उजड़ी थी, उसे समेटने में अभी बहुत वक्त लगने वाला था। खैर, यह वह रिकवरी थी, वह मरम्मत थी जो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं होती, बल्कि इंसान की अपने अंदर की हिम्मत से होती है। मैं अपनी जिंदगी के इस नए और सुरक्षित अध्याय का पूरी तरह से आनंद ले रही थी, यह जानते हुए कि मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो कीमत चुकाई थी वह मेरे सुकून के आगे कुछ भी नहीं थी। उस रात जब नेहा मेरे पुश्तैनी घर की चौखट पार करके बाहर गई तो उसके पैरों की आहट के साथ दरवाजा बंद होने की जो आवाज़ आई वह सिर्फ लकड़ी के फ्रेम से टकराने की आवाज़ नहीं थी। वह उस घुटन, उस धोखे, उस जहरीले साये के हमेशा के लिए खत्म होने की आवाज़ थी जिसने पिछले 2 सालों से मेरे घर की शांति को निगल लिया था। कमरे में अब सिर्फ मैं और मेरा टूट चुका हुआ बेटा रोहन, मीरा, देशपांडे जी और कदम काका बचे थे। नेहा के जाने के बाद कदम काका और दोनों वकीलों ने भी बहुत ही खामोशी से हमसे विदा ली। उन्हें पता था कि अब हर घर किसी को कानूनी सलाह की नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे के बीच के उन गहरे घावों को भरने की जरूरत है जो इस साजिश ने दिए थे। उनके जाने के बाद रोहन वही जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखें लाल थी और वह शून्य में घूर रहा था। उसका पूरा वजूद इस सच्चाई के बोझ तले दब गया था कि जिस पत्नी के प्यार में अंधा होकर उसने अपनी ही जन्म देने वाली मां पर शक किया, उसे मानसिक रूप से बीमार समझा और उसके फोन में जासूसी का सॉफ्टवेयर डाला, उसी पत्नी ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मैं धीरे से सोफे से नीचे उतरी और फर्श पर अपने बेटे के पास बैठ गई। मैंने उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। रोहन ने जैसे ही मेरे हाथों का स्पर्श महसूस किया वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया और बच्चों की तरह सिसकते हुए कहा, आई, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा अंधा और बेवकूफ था। मैंने तुम्हारी उस ममता पर शक किया जिसने मुझे अकेले पाल कर बड़ा किया। मैंने तुम्हारे साथ एक अपराधी जैसा बर्ताव किया। मैं एक बहुत ही बुरा बेटा हूँ। आई, तुम मुझे कभी माफ मत करना। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रोहन, तू बुरा नहीं है बेटा, तू बस एक बहुत ही शातिर और लालची साजिश का शिकार हो गया था। नेहा जानती थी कि तेरा सबसे कमजोर हिस्सा तेरी भावनाएं हैं। उसने तेरी उसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने तुझे मुझसे दूर करने के लिए मेरे खिलाफ जहर नहीं उगला, बल्कि उसने बहुत ही चालाकी से मेरे स्वास्थ्य और मेरी सुरक्षा का झूठा नाटक रचा। यह कोई आम धोखा नहीं था रोहन, यह बहुत ही पढ़ी लिखी और खतरनाक दिमागी चाल थी जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। इसमें इंसान को खुद पर ही शक होने लगता है। आज जो हुआ वह एक अंत नहीं था, बल्कि वह एक नई शुरुआत है। हमने एक दूसरे को खोने से पहले ही सच्चाई को पकड़ लिया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
उस रात हम दोनों फर्श पर बैठे हुए देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे बताया कि कैसे मुझे अपने फोन के गर्म होने पर शक हुआ, कैसे मैंने कदम काका की मदद ली और कैसे मैंने नेहा की कार का पीछा किया। रोहन मेरी हर बात सुनकर हैरान था कि 60 साल की माँ ने तकनीकी और कानून का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करके उसे पूरे जाल को कैसे काट दिया जिसे एक जवान और पढ़ी लिखी लड़की ने बुना था। उस रात रोहन अपने हिजड़ी वाले फ्लैट में नहीं गया, वह मेरे ही घर में अपने बचपन वाले कमरे में सोया। सालों बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा असली रोहन वापस आ गया है। अगली सुबह जब रसोई में चाय बना रही थी, मेरे उस छोटे से साधारण कीपैड वाले फोन पर एक डीप में आवाज आई। मैंने स्क्रीन देखी, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज था। मेरे अकाउंट में 82,000 NIFT के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। नेहा ने पुलिस के खौफ और जेल जाने के डर से 24 घंटे से भी कम समय में वह सारी रकम वापस लौटा दी थी जो उसने मेरे अकाउंट से चुराई थी। मैंने वह मैसेज रोहन को दिखाया। रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, आई मीरा मैडम ने मुझे सुबह ही फोन किया था। नेहा ने अपने वकील के जरिए तलाक की अर्जी पर अपनी सहमति भेज दी है। उसने साफ कर दिया है कि वह अदालत में बाहरी सेटलमेंट चाहती है और अब वह कभी हमारे रास्ते में नहीं आएगी। बाद में मुझे मीरा से यह भी पता चला कि देश पांडे जी की एक ही कानूनी धमकी से वह डॉक्टर विक्रम इतना डर गया था कि उसने रातों रात अपना कोरेगांव वो पार्क का क्लिनिक बंद कर दिया और कुछ हफ्तों के लिए शहर छोड़कर कहीं अंडरग्राउंड हो गया। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर और चालाक क्यों ना हो, जब सच्चाई पूरे सबूतों और निडरता के साथ उनके सामने खड़ी होती है तो वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लेकिन इस पूरी घटना में मुझे जिंदगी का एक बहुत ही कठोर और व्यावहारिक सबक सिखा दिया था। मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ भावनात्मक रूप से मजबूत होना काफी नहीं है, बल्कि आज के इस डिजिटल और धोखेबाज युग में वित्तीय रूप से जागरूक और सुरक्षित होना सबसे बड़ी जरूरत है। उसी हफ्ते के शुक्रवार को मैंने रोहन को अपने साथ लिया और हम दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेरी उस पुरानी ब्रांच में गए। मैंने बैंक मैनेजर जोशी जी से मुलाकात की और उनसे एक सुरक्षित सेफ डिपॉजिट लॉकर किराया पर लिया। जब मैं उस लॉकर रूम में ठंडे और शांत वातावरण में खड़ी थी तो मेरे हाथों में मेरे पुश्तैनी घर की असली रजिस्ट्री के कागजात, मेरी सारी फिक्स डिपॉजिट, FD की रसीदें और मेरी वह वसीयत थी। मैंने उन सारे अहम दस्तावेजों को एक वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ फाइल में डाला। इसके साथ ही मैंने कदम काका की दी हुई वो पेन ड्राइव भी उस फाइल में रख दी जिसमें नेहा के ट्रैकर ऐप का सारा डिजिटल डाटा और उसकी उन गंदी साजिशों के सबूत थे। मैंने वह फाइल उस लोहे के भारी लॉकर में रखी और उसे बंद कर दिया। लॉकर के दरवाजे की वह भारी क्लिक की आवाज़ मेरे लिए एक मानसिक शांति का प्रतीक थी। मैंने एक चाबी बैंक को दी और दूसरी चाबी अपने पास एक बहुत ही गुप्त जगह पर संभाल कर रख ली। अब मेरी जिंदगी की कोई भी मेहनत, कोई भी संपत्ति किसी भी ट्रैकर ऐप या किसी झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए नहीं छीनी जा सकती थी। मैंने जोशी जी को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि मेरे गैर मौजूदगी या मेरे किसी भी डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए मेरी किसी भी बड़ी FD को ना तोड़ा जाए। मैंने अपने अकाउंट से UPI की लिमिट को भी घटाकर सिर्फ 100 रुपये रोजाना कर दिया ताकि अगर कभी भविष्य में कोई मेरा फोन या OTP हैक कर भी ले तो वह कोई बड़ी रकम ना निकाल सके। विश्वास करो लेकिन हमेशा जांच करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई। यह अब मेरी जिंदगी का नया और सबसे बड़ा नियम बन चुका था। मैं सब सिर्फ एक भोली भाली माँ नहीं थी, मैं अपने घर और अपनी मेहनत की असली रक्षक बन चुकी थी। महीने बीतते गए और हमारे घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। रोहन अब मेरे साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगा था। वह हर वीकेंड मेरे घर आता था, लेकिन अब किसी शक, किसी निगरानी या किसी झूठी चिंता के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ मेरे साथ सुकून के 2 पल बिताने के लिए। हम दोनों मिलकर रसोई में खाना बनाते, पुरानी बातें करते और शाम को बालकनी में बैठकर चाय पीते। रोहन ने उस हिंजेवाड़ी वाले फ्लैट को बेच दिया था क्योंकि वहाँ की हर दीवार उसे नेहा के उस जहरीले धोखे की याद दिलाती थी। वह अब कोथ रोड में ही मेरे से घर से कुछ दूरी पर एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगा था। उसने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देनी शुरू कर दी थी। जो दूरियां नेहा ने अपनी चालाकी से हमारे बीच पैदा की थी वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। रोहन अब मेरी आत्मनिर्भरता का सम्मान करता था।
अगर मैं कभी बाजार जाती या किसी सहेली से मिलने जाती तो वह मुझसे पूछताछ नहीं करता था। वह जानता था कि उसकी माँ कोई कमजोर या सखियाई हुई औरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत महिला है जिसने अकेले दम पर अपने परिवार को एक बहुत बड़े तूफान से बाहर निकाला है। हमारे रिश्ते में अब एक नई गहराई, एक नया सम्मान और एक नई तरह की परिपक्वता आ चुकी थी। लेकिन मेरी यह जीत, यह सुकून सिर्फ मेरे अपने घर तक सीमित नहीं रह सकता था। इस पूरे हादसे ने मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे एहसास हुआ कि हमारी इस सोसाइटी में और इसे पूरे शहर में ना जाने कितने ऐसे बुजुर्ग माता पिता होंगे जो तकनीक के नाम पर, देखभाल के नाम पर अपने ही बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा ठगे जा रहे होंगे। मुझे याद है कुछ महीने पहले हमारी सोसाइटी की ही एक और बुजुर्ग महिला जोशी काकी ने रोते हुए बताया था कि उसके पोते ने उसका फोन ठीक करने के बहाने उसके अकाउंट से कुछ रुपए ऑनलाइन गेमिंग ऐप में डाल दिए थे। मुझे समझ आ गया कि मेरा काम सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं था। एक रिटायर्ड टीचर होने के नाते मेरा यह फर्ज था कि मैं अपने समाज को इस नए और अदृश्य खतरे के प्रति जागरूक करूं। मैंने सोसाइटी के कमेटी से बात की और हर महीने के पहले रविवार को हमारे क्लब हाउस में बुजुर्गों के लिए एक डिजिटल जागरूकता चाय पार्टी, डिजिटल अवेयरनेस टी पार्टी का आयोजन शुरू कर दिया। पहले दिन जब मैं उस हॉल में गई तो वहाँ सोसाइटी के करीब 20-25 बुजुर्ग अंकल और आंटी बैठे थे। मैंने उसके सामने कोई भारी भरकम भाषण नहीं दिया। मैंने बस अपनी कहानी के कुछ हिस्से उनके साथ साझा किए, बिना नेहा या रोहन का नाम खराब किए। मैंने उन्हें एक बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया कि आज की दुनिया में हमारा स्मार्टफोन सिर्फ एक बात करने की मशीन नहीं है, बल्कि वह हमारी तिजोरी की चाबी है। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने फ़ोन में एक मजबूत पासवर्ड लगाना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि अगर बैंक से कोई SMS आता है जिसमें कोई लिंक हो तो उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया कि OTP आपकी ज़िंदगी का सबसे गोपनीय नंबर है, जिसे आपको अपने सगे बेटे, बेटी या किसी बैंक वाले को भी फ़ोन पर नहीं बताना चाहिए। मैंने उनके स्मार्टफोन की सेटिंग चेक की और उन्हें दिखाया कि कैसे कई ऐप्स बिना हमारी जानकारी के हमारी लोकेशन, GPS, हमारे कैमरे और हमारे माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उन्हें वो सारे फालतू ऐप डिलीट करने में मदद की जो उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते थे। ताई, हम तो अनपढ़ हैं इस नई मशीन के मामले में, एक दिन शर्मा अंकल ने कहा था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, अंकल, मशीन हमें नहीं चलाती, हम मशीन को चलाते हैं। अगर आपको कोई भी ऐप या कोई भी मैसेज समझ नहीं आता तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस फ़ोन को वहीं बंद कीजिए और अपने किसी भरोसेमंद इंसान या सीधे बैंक जाकर बात कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपना फ़ोन कभी भी किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को अनलॉक करके मत दीजिए, चाहे वह आपसे कितना भी करीब क्यों ना हो। आपकी निजता, प्राइवेसी आपका अधिकार है। मेरी इन छोटी छोटी क्लासों का बहुत गहरा असर होने लगा। सोसाइटी की बुजुर्ग अब अपने फ़ोन को लेकर बहुत सतर्क हो गए थे। अगर उनके फ़ोन में कोई दिक्कत आती तो वह सीधा मेरे पास आते या कदम काका की दुकान पर जाते, लेकिन किसी अनजान आदमी को अपना फ़ोन नहीं देते थे। मेरे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि और ऊर्जा भर गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खौफनाक दौर देखा था, लेकिन उस अंधेरे ने मुझे एक नई रोशनी दी थी। मुझे अब बुढ़ापे से, अकेले से या किसी धोखे से डर नहीं लगता था। मैं अब सिर्फ एक विधवा या एक माँ नहीं थी, मैं अपने समाज की एक बहुत ही सक्रिय और सम्मानीय साइबर वॉरियर बन चुकी थी। मेरे पुश्तैनी घर की दीवारें, जो कुछ समय पहले तक साजिश की गवाह थी, अब वह मेरे हौसले और मेरी आज़ादी की गवाह बन चुकी थी। मेरी दिनचर्या फिर से वैसी ही हो गई थी, सुबह की चाय, काल अखबार और बालकनी की धूप। लेकिन अब उस चाय के स्वाद में कोई डर या घुटन नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी आत्मनिर्भरता की महक थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे गहराई से एहसास होता है कि जिंदगी हमें जो सबसे बड़े, सबसे कड़वे और सबसे सच्चे सबक सिखाती है, वह अक्सर किसी स्कूल या किताब से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही घर की चार दीवारों के भीतर से आते हैं। एक माँ होने के नाते, भारतीय संस्कारों में पली बड़ी एक औरत होने के नाते मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरा अपना वजूद कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरी मेहनत की कमाई, मेरा समय, मेरी ममता, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। मैंने सोचा था
कि एक बार बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए तो एक माँ का काम सिर्फ उन्हें आशीर्वाद देना और उनके हर फैसले को चुपचाप मान लेना होता है। लेकिन उस एक घटना ने, उस एक जासूसी ट्रैकर ऐप ने, नीली चमकती बत्ती ने मेरी इस सर्दियों पुरानी मासूमियत और गलतफहमी को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। मैंने यह सीखा कि प्यार, त्याग और विश्वास का मतलब अंधा हो जाना नहीं होता। आप अपने बच्चों से दुनिया से सबसे ज्यादा पार कर सकते हैं, उनके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन अपनी गरिमा, अपनी आज़ादी और अपने आत्मसम्मान की चाबी कभी किसी के हाथ में किसी भी कीमत पर नहीं सौंपनी चाहिए, चाहे वह आपका अपना सगा खून ही क्यों ना हो। जब बात आपके पुश्तैनी घर की हो, आपके बैंक अकाउंट की हो और आपकी दिमागी शांति की हो, तो सीमाएं तय करना, ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके अपने वजूद को जिंदा रखने की, अपनी सांसों को आज़ाद रखने की सबसे बड़ी और अहम जरूरत है। मैंने अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में और इस पूरे समाज में देखा है कि कैसे माता पिता अक्सर लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों में क्या बात होगी या परिवार की इज्जत खराब होगी यह सोचकर अपनी संतानों या बहुओं के हर तरह के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अत्याचार को चुपचाप घूंट घूंट कर सहते हैं, रहते हैं। वह अपने ही बनाए हुए घर में एक अनचाहे मेहमान, एक बोझ या एक कैदी की तरह सिड़ुक कर रह जाते हैं, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप खुद अपने अधिकारों के लिए, अपनी मेहनत के लिए, पैसों के लिए नहीं खड़े होंगे, तो दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी समाज आपके लिए नहीं लड़ेगा।